सवेरी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं उनसे जो 390 विधानसभा चुनाव से आवेदक प्रत्याशी हैं। राजनीति में कब और कैसे आना हुआ? राजनीति ये तो बहुत बड़ा सवाल आपका है, क्योंकि राजनीति में मैं आया कुछ विरासत लेकर नहीं आया, लेकिन हाँ, माननीय नेताजी के बारे में सुना करते थे, देखा करते थे। और मेरा परिवार समाजवादी पार्टी माननीय मुलायम सिंह यादव जी के विचारों से, उनके कार्यों से प्रभावित था, लेकिन कोई कार्यकर्ता नहीं था। वोटर सारे लोग समर्थक उनके थे। लेकिन सन 2000 में पार्टी से जुड़ा और 2002 के चुनाव में समाजवादी पार्टी मनोज राय पप्पू, स्वर्गीय मनोज राय पप्पू जी चुनाव लड़ रहे थे। उसी चुनाव में मैं मनोज भैया से जुड़ा और जुड़ने के बाद पार्टी के कार्यों में लग गया और मनोज राय पप्पू जी के साथ हर कार्यक्रमों में मेरी उपस्थिति करनी होती थी। 2004 में मैं वार्ड अध्यक्ष हुआ। 2004 में वार्ड अध्यक्ष होने के बाद विभिन्न पदों पर रहते हुए महानगर में अध्यक्ष 2009 में हुआ मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड का। 2009 से 18 तक मैं यूथ ब्रिगेड का अध्यक्ष रहा और पूरी निष्ठा ईमानदारी से समाजवादी पार्टी की कार्यों को और हर चुनाव में अपना योगदान और अपने संगठन के माध्यम से अच्छा कार्य करने का प्रयास करता रहा, ताकि जो है पार्टी और ज़्यादा गतिशील और मजबूत हो। टॉप दे देने से बेरोजगारी कम हो जाएगी? लैपटॉप दे देने से बेरोजगारी नहीं, बेरोजगार होना लोग कम हो जाएंगे। जो बच्चे आज पढ़ रहे हैं उनको स्मार्टफोन, लैपटॉप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि कोरोना काल में ज़्यादातर ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी और आज भी चल रही है। रही बात कि बेरोजगारी, तो जो 2 करोड़ नौकरी देने के वादा किए थे, बेरोजगारी का सवाल तो आज सरकार से पूछा जाता है, ना कि विपक्ष से। आप हमसे ही कह रहे हैं, लेकिन हम सत्ता में आएंगे और रहेंगे तो निश्चित तौर पर हम युवाओं को साथ लेकर चलने वाले समाजवादी लोग हैं। तो एक अच्छी व्यवस्था, एक अच्छा रोजगार, एक अच्छी नौकरी देने का जो माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का सपना है, माननीय नेताजी का सपना है, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का, तो निश्चित तौर पर सपा सरकार इस पर काम करेगी। कैंट में हम लोग शुरू से देखते आ रहे हैं कि भाजपा का ही दबदबा रहा है। शुरू मतलब अभी तक सपा या कांग्रेस या कोई और भी पार्टियां नहीं आई है, सिर्फ भाजपा को छोड़ के। ऐसे में कैसे आप भाजपा के किले को गिराएंगे? देखिए, बात तो सही है कि कैंट विधानसभा में भाजपा का ही विधायक रहा है, दबदबा तो नहीं कह सकते, क्योंकि स्वर्गीय मनोज राय पप्पू जी लड़े थे चुनाव, तो हरीश जी से या ज्योत्सना जी से बहुत ज़्यादा वोटों का डिफरेंस नहीं रहा। और उसके पहले जनता दल या कांग्रेस, अन्य पार्टी भी यहाँ कैंट विधानसभा से विधायक रहे। सत्यप्रकाश जी यहाँ हमारे पार्टी के एमएलसी हैं, माननीय सत्यप्रकाश जी, वो भी कैंट विधानसभा से विधायक रहे। रही बात आज के समय में, तो कुछ लोग कहते हैं, और बड़े लोग, छोटे लोग, सारे लोग कहते हैं समाजवादी परिवारवाद पार्टी। ठीक, मैं ये आपके चैनल के माध्यम से ये जानना चाहता हूँ कि कैंट विधानसभा की सियासत क्या विरासत पर ही डिपेंड रहेगी? सवाल ये है। तो सवाल जो विरासत का है और विरासत पर जो सियासत चल रही है, कहीं ना कहीं इस समय उनके घर में भी आग लगी हुई है और उनके दल के लोग भी चाहते हैं कि कैंट विधानसभा से यह परिवर्तन हो कैंडिडेट का, और नहीं तो विधायक ही लोग बदलने की जनता मन बना चुकी है। पार्टी के लोग भी, हम जान रहे हैं, जहाँ तक कुछ अंदर मतभेद चल रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी को क्योटो बनाने का सपना दिखाया था। समाजवादी पार्टी चुनाव से पहले काशी को क्या बनाएगी, क्या बनाने के वादे करेगी? भाई, हम किसी एक शहर की बात नहीं करते हैं, समाजवादी पार्टी के लोग पूरे उत्तर प्रदेश की बात माननीय अखिलेश यादव जी करते हैं, और बिना भेदभाव के हर शहर के, हर जिले का विकास समाजवादी पार्टी की प्राथमिकता होगी। और श्यामदेव राय चौधरी यहीं क्वेटो के दक्षिणी विधानसभा के विधायक थे, लगातार उनका टिकट भी कटा, और जब वो धरने पर बैठे थे बिजली के सवाल पर, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, वो धरने पर बैठे थे कि बिजली बनास को 24 घंटा चाहिए, घाटों पर बिजली नहीं मिलती है। तो माननीय अखिलेश यादव जी ने विपक्ष के विधायक की बात, क्योंकि बहुत अनुभवी और बहुत पुराने विधायक हैं और बहुत अनुभवी हैं दादा,
तो दादा की बात माननीय अखिलेश यादव जी ने स्वीकार करते हुए यहाँ 24 घंटे बिजली देने का कार्य किया। और एक बात कही कि आप केंद्र में आपकी सरकार है, उत्तर प्रदेश का कोटा थोड़ा बढ़ा दीजिए बिजली का, आप चाहेंगे तो वहाँ कह सकते हैं, लेकिन हमारा कोटा बढ़े या न बढ़े, मैं बिजली जरूर बनारस को 24 घंटा दूँगा। तो माननीय अखिलेश यादव जी ने घाटों से लेकर बनारस के लिए 24 घंटा बिजली देने का कार्य किया। ये क्योंकि पहले उन्होंने कहा था इसलिए किया। रही बात फोटो बनाने वालों की, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, क्या बनारस क्वेटो हो गया? हमको तो सड़कों पर टोटो नज़र आता है, बनारस के लोगों को भी टोटो नज़र आता है। इतने जाम की स्थिति पूरे शहर में रहती है। आप भदौरिया चले जाइए, आप जो है शिवाला चले जाइए, लंका चले जाइए, हर जगह जाम और टोटो का अंबार मिलेगा। तो क्वेटो बनाने का वादा था, 100 स्मार्ट सिटी बनानी थी। 100 स्मार्ट सिटी में एक सिटी माननीय प्रधानमंत्री जी का शहर, मेरा जो है गृह जनपद बनारस। आज 7 साल हो गए माननीय प्रधानमंत्री जी को क्वेटो बनाने के लिए। स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है, 90 वार्डों का शहर है, 6 वार्डों में कार्य प्रगति पर है। और इस रफ्तार को अगर हम जोड़ें तो 7 सालों में 6 वार्ड की कार्य 80 वर्ष और लगेंगे स्मार्ट सिटी बनाने के लिए, ताकि 90 वार्ड पूरे हों। अब तो 110 नगर निगम होने जा रहा है। तो ये जो काम की रफ्तार है, ये स्पीड कौन सी क्वेटो बनाने की बात है? क्वेटो बनाने की जो स्पीड है वो मैं पूछना चाहता हूँ कि 7 वर्षों में 6 वार्डों में काम हो रहा है और अभी काम समाप्त भी नहीं हुआ, दूसरे वार्ड के काम ही नहीं शुरू हुआ। इस बनारस को क्वेटो बनाने की बात कर रहे हैं। 3 भागों में कर्मचारियों को बांटा गया, क्योंकि मैं नगर निगम में हूँ। घाट किनारे के जो एरिया है वहाँ 3 बार सफाई होती है, टैक्स वो भी देते हैं। शहर के मध्यम वर्गीय परिवार शहर के बीच में या दूसरी तरफ रहते हैं, उनके यहाँ 1 टाइम सफाई होती है। तो शहर को जब एक शहर के अंदर ही विभाजन कर दिया गया हो हर चीज़ की प्रायोरिटी का, कि सफाई कहाँ ज़्यादा रहेगी, जहाँ कम रहेगी, क्यों ये भेदभाव किया जा रहा है? क्यों जो है कहीं 3 बार सफाई, कहीं 1 बार सफाई, हाँ कहीं वो भी मनाई? तो ये चीज़ें जो भेदभाव की राजनीति हो रही है। हाँ, मैं पूरे शहर की बात करता हूँ। समाजवादी लोग किसी एक जिले, एक जनपद की बात है। माननीय अखिलेश यादव जी ने लोक भवन बनवाया, जहाँ से पूरे प्रदेश के कार्य अच्छे से हो सके, वो चल रहा है। मेडिकल कॉलेज बनवाया। आज यहाँ वरुणा कॉरिडोर जो भी पड़ा हुआ है, जिस पर कोई कार्य नहीं हुआ। बनारस एक अच्छी जगह बनाने के लिए, कोई घूमने के लिए जाएगा, एक अच्छी पिकनिक स्पॉट के लिए, अगर इस कंक्रीट के शहर बनारस अगर कहें, जिस तरीके से यहाँ बिल्डिंग डेवलप हो रही है, पर्यावरण को नुकसान पहुँचाते हुए जो है पेड़ों को काटा जा रहा है। तो आप बिल्डिंगें तो बना रहे हैं, लेकिन जो है कहीं ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ अच्छी ऑक्सीजन हमको मिल सके। जनेश्वर मिश्र पार्क देख लीजिए, एशिया का सबसे बड़ा पार्क है। क्या जनेश्वर मिश्र पार्क बनाने का क्या उद्देश्य था? कि लखनऊ जैसे शहर में लोग जब निकले तो एक अच्छे वातावरण में सुबह हो शाम हो अपने परिवार के साथ थोड़ा घूम सके, अच्छे ऑक्सीजन उनको मिल सके, अच्छी सेहत उनकी हो सके। और उसके बाद गोमती रिवर फ्रंट भी इसीलिए बनाया जा रहा था, और बनाया गया। आप देख लीजिए, नहीं तो वही गोमती जी थी, क्या स्थिति थी, और आज क्या है? आज वरुणा कॉरिडोर का जो कार्य हो रहा था, जिसको अभी रोका गया है, कम स्पीड में हो रहा है, पूरा नहीं हो पाया इस गवर्नमेंट में। आप देखिए कितनी बड़ी जो है जगह है। इतने बड़े स्केल पर अगर कोई सोच सकता है तो माननीय अखिलेश यादव जी सोच सकते हैं, समाजवादी सरकार नहीं सोच सकती। आप कह रहे हैं कि भाजपा सरकार ने कोई काम नहीं किया, तो विधान, जैसा हम लोग जानते हैं कि वाराणसी में 8 विधानसभा सीटें हैं, उस सब पे भाजपा है। कैसे? अगर इतनी शिकायत है लोगों को, तो फिर भाजपा को क्यों चुनते हैं लोग? देखिए, अब आप सवाल पूछे तो आप ही उनको बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की क्या काम है। विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार में किया जा रहा है ना? विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण उनका किया जा रहा है, चलिए ठीक है। धार्मिक स्थान है, देश विदेश से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, हर आदमी की आस्था जुड़ी हुई है, और गंगा जमुना तहजीब का शहर बनारस है। तो विश्वनाथ कॉरिडोर का कार्य चल रहा है, वो भाजपा गवर्नमेंट ने किया। शिक्षा, स्कूल, कॉलेज, इन सब के ऊपर क्या जो है, और सड़कों के ऊपर जो बातें होती हैं जिनसे एक आम आदमी का जीवन जुड़ा हुआ है, तो उसके ऊपर भी तो रोजगार की भी तो बात कीजिए। हम कहाँ कह रहे हैं भाई, आप एक काम बता रहे हैं, हम 10 काम बता रहे हैं। आपने वहाँ किया, 110 रुपये पेट्रोल हो गए,
400 के गैस 1000 रुपये के हो गए, सरसों तेल 90 रुपये के 200 रुपये हो गए, टमाटर 100 रुपये किलो बिक रहा है। तो ये तो हमको रोज लेना है ना भाई। हम आप सब काम करिए। मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने कब्रिस्तान बाउंड्री का कार्य कराया, तो शमशानों की भी बाउंड्री कराई। बनारस से जाके अभी आप RTI डालकर पूछ लीजिएगा कि हरीशचंद्र घाट हो या मणिकंका घाट हो, जो इलेक्ट्रिक से शमशान चल रहे हैं, उसका भी जो है जुड़ाधार उन्होंने कराया। उनके लिए भी मशीनों की व्यवस्था करी। अब किसी भी लोग कोई कहता है कि हाँ शमशान, आपने कहा ना कि 8 विधानसभा सीट, 8 विधानसभा सीट लोकसभा के चुनाव में आए अच्छे दिन, तो अच्छे दिन किसके हैं? आज वो युवा जो मध्यम वर्गीय परिवार अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, जिसकी आमदनी 10,000 रुपये महीने की थी, या उसके घर का खर्च जो है बढ़कर 15,000 रुपये हो गया। जो वो 1,500 रुपये सेविंग कर रहा था, वो आज सेविंग करने की स्थिति में नहीं है। तो विकास क्या है? आप कॉरिडोर बना रहे हैं, ठीक है, कॉरिडोर हमारे आस्था से जुड़ा है, सबसे जुड़ा है, लेकिन सारी चीज़ें होनी चाहिए। किसी एक चीज़ के ऊपर आप डिपेंड होके इस सरकार में जो है कोई कार्य नहीं कर सकता। आप एक काम को बताएंगे, हम 10 काम बता रहे हैं, आप बताइए, तो उसका कोई जवाब नहीं। अगर आपकी सरकार आई तो आप महंगाई दर को कैसे कम करेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो निश्चित तौर पर अखिलेश यादव जी जो इन्वेस्टर, देखिए महंगाई दर कम करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट भी होती है, स्टेट गवर्नमेंट के जो टैक्स होते हैं उसी से आदमी कम कर सकता है। पहले चाहे किसी भी चीज़ों पर हो, वो टैक्स अगर हम अपनी GST और टैक्स, स्टेट टैक्स को कम करेंगे तो निश्चित तौर पर महंगाई दर कम होगी। लेकिन उसके साथ में अगर हम इनकम बढ़ाने की बात करें, जब उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर आएंगे, रोजगार आएगा, कंपनियां आएंगी काम करने के लिए, तो रोजगार मिलेंगे। रोजगार मिलेंगे तो मेरे प्रदेश का विकास होगा, युवाओं का विकास होगा, उस मध्यम वर्गीय परिवार का विकास होगा, क्योंकि उनकी इनकम बढ़ेगी, उनको काम मिलेगा। अगर सपा की सरकार आती है तो महिला सुरक्षा के लिए क्या किया जाएगा? देखिए, सपा की सरकार थी और आ रही है। सपा की सरकार में 10-90 जो अखिलेश यादव जी की सोच थी कि 10 नंबर पे कंप्लेन करने के बाद उस महिला को प्रोटेक्शन से लेकर उसकी शिकायतों का निस्तारण किया जाता था और प्रभावी कार्रवाई होती थी। आज महिला सुरक्षा की बात करने वाले लोग, आपने देखा होगा कई न्यूज़ चैनल पर, जिला पंचायत के चुनाव में पार्टी के नेता कार्यकर्ता उसका आंचल खींचने लगता है। ये वही पार्टी के लोग हैं जो महिला सुरक्षा की बात करें। वार्ड नंबर 73 से आप पार्षद भी हैं और अभी आप विधायक के लिए प्रत्याशी हैं, पर वहाँ के लोग तो कहते हैं कि ना साफ सफाई होती है ना कुछ। तो जब आप एक पार्षद पद को नहीं संभाल पा रहे तो विधायक पद को संभालना बहुत बड़ी बात है। देखिए, पार्षद और साफ सफाई की व्यवस्था, कोरोना काल में 90 वार्डों में दैनिक जागरण में छपा था कि 90 वार्डों में सर्वाधिक जो रैंकिंग आती है वो मेरे वार्ड की होगी, जिसको दैनिक जागरण ने भी छापा। अब रही बात काम करने की, तो सफाई व्यवस्था कूड़ा उठान वो प्रतिदिन के कार्य है। मेरे यहाँ लल्लापुरा में जब मैं पार्षद हुआ था तो प्रतिदिन 20 से 25 कंप्लेनें सीवर की थी। आज के डेट में मैं वो भी कंप्लेनों की डिटेल रखा हूँ जो हम लोग वर्षक भेजते हैं अधिकारियों को, GST या HSR को। तो 20-25 कंप्लेन आज मेरे यहाँ हफ्ते में 5 कंप्लेन 10 कंप्लेन से ज़्यादा नहीं होती। क्यों? क्योंकि सीवर लाइन जितने डैमेज थे उसको बनवाने का, उसको चेंज कराने का कार्य किया। जितने मनहोल, जितने चेम्बर थे जो जर्जर अवस्था में थे, चूहा मिट्टी गिराते थे जिसके कारण जो है लाइन बार बार बनती थी, उसको पुनः निर्माण नीचे से करवाया गया। सभी चेम्बरों की मरम्मत कराई गई, प्लास्टर कराया गया और जहाँ लाइन छोटी थी वहाँ बड़ी कराई गई। अभी बकेट से लोग आज भी कह रहे हैं कि 25-30 सालों की बात मैंने देखा भी नहीं है कि ये मशीन कब लगी थी। आज जो पाइप की सफाई हो रही है बकेट मशीन से, मलदैया से लेके मुस्लिम इंटर कॉलेज तक और इधर औरंगाबाद से आर्य समाज मंदिर तक हो चुका है। तो ये बकेट से निश्चित तौर पे जो 6 इंच की पाइप थी, बकेट मशीन चलने से 12 इंच 14 इंच फिर से अपनी पुरानी स्थिति में हो जाएगी, क्योंकि इससे अंदर मिल चुकी थी। तो 30-30 सालों से कभी जो है पाइपों की सफाई नहीं की गई, टंकी की सफाई सिर्फ होती है। तो हमने तो एक बेहतर व्यवस्था देने के लिए बहुत सारे ऐसे कार्य, सबसे पहले मैंने सीवर और पानी के ऊपर कार्य किया कि लोगों को अच्छी व्यवस्था दे पाएँ। हमारे यहाँ एक भी ट्यूबवेल
इधर विगत 10-15 सालों में नहीं लगा था। मैंने एक मिनी ट्यूबवेल लगवाया, लगभग 200 घर साफ पानी जा रहा है, क्योंकि जो टंकी से और बेलूपुर से जा रहा है, इससे पहले मैंने कहा कि लगभग बनास के 60% आबादी दूषित जल आपूर्ति होती है। आप जब कहेंगे मैं अपने वार्ड में या किसी भी वार्ड में मैं चेक करा दूँगा, ठीक है। तो कम से कम 200 मकानों को मैं शुद्ध जल दे पा रहा हूँ, क्योंकि एक नए ट्यूबवेल से उनका कनेक्शन करा के बेलूपुर की सप्लाई को मैंने डिस्कनेक्ट किया। दूसरा, सीवर की अच्छी व्यवस्था मैंने बनाई। जो आज कंप्लेन प्रतिदिन 15-20 कंप्लेन जो मेरे पास होती थी, और कंप्लेन अगर जो है 15-20 है तो एक पार्षद के ऊपर इतना लोड होता है कि उस गली से गुजरने वाला हर एक बंदा वो उठाएगा, तुरंत फ़ोन करेगा, भैया यहाँ सीवर है, चाहे उसका मकान हो या ना हो, हर एक आदमी की दिक्कत होती है। तो पार्षद या तो दिन भर लाइन खुलवाए, सीवर लाइन पर काम करे, या फिर विभागीय काम करे, या अन्य प्रोजेक्टों को बनाए। तो मैंने सबसे पहले, मेरा पहला साल जब मैं निर्वाचित हुआ, तो मैंने 1 साल पूरा लगभग 70% समय जलकल के सीवर के ऊपर मैंने दिया और पानी के ऊपर, ताकि आज मैं सुकून से हूँ कि हफ्ते में जो मेरी रोज़ की कंप्लेनें थी, उतनी कंप्लेन मेरे पास एक हफ्ते में थी। तो ये अच्छी व्यवस्था मैंने देने का प्रयास किया। दूसरा, काजीपुरा मैदान, जहाँ कभी सीवर लाइन चौक होता था तो वो स्विमिंग पूल की तरह तालाब बन जाता था। काजीपुरा मैदान को मैंने सबसे पहले साल में वहाँ 150 मीटर सीवर लाइन बदलवाने का कार्य किया, और अभी हाल ही 6 महीने पहले मैंने उस पूरे मैदान को इंटरलॉकिंग कराने का कार्य किया, जो बहुत बड़ा मैदान है कि अच्छे कोई कार्यक्रम अगर छोटे मोटे होने हो तो वहाँ कार्यक्रम हो सकते हैं। वो कार्य हुआ। कोन्ना द्वार से लेकर जयपुर मूर्ति वाले तक मैंने रोड और कैसीडेंट नाली का निर्माण कराया, जिसका अनुमान लागत 48 लाख रुपये का था। ये कार्य हुआ। उसके बाद हनुमान मंदिर रोड के दोनों साइड के कैसीडेंट नाली का कार्य हो चुका, उस पर नई पानी की पाइपलाइन डल चुकी, लगभग 250 मीटर। लेकिन और हनुमान मंदिर रोड का सीसी रोड कराने के लिए फाइल अभी स्वीकृति में है, वो हो जाएगा तो एक बड़ा काम और एक अच्छी व्यवस्था हो जाएगी, क्योंकि पानी और सीवर के कार्य उस रोड पर हो चुके हैं। तीसरा, अभी मुस्लिम इंटर कॉलेज से लेकर चक्रधारी स्कूल तक लगभग आधा किलोमीटर सड़क बननी है, और दोनों तरफ कैसीडेंट नाली का कार्य होना है। तो बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो मैंने किया, और जो लोग जो चीज़ें हैं भाई सबको कोई संतुष्ट नहीं कर पाता है, लेकिन हाँ मेरी ये प्रायोरिटी होती है कि कोई की भी कंप्लेन हो, किसी की भी कंप्लेन हो, कोई अगर ये कहता है कि हाँ ये चीज़ ऐसी दिक्कत है, तो हम जरूर उसकी बात सुनते हैं, और सामने कहने वाला व्यक्ति शिकायत ना, मैं ये समझ कर सोचता हूँ कि वो मुझे सुझाव देगा। तो मुझे सुझाव की आदत है, चाहे वो मेरे वार्ड की हो या मेरे विधानसभा की हो। कंप्लेन के रूप में मैं किसी की शिकायत नहीं सुनता, मैं सुझाव के रूप में उस कंप्लेन को सुनता हूँ और उससे बेहतर कराने का प्रयास करता हूँ। कैंट की जनता को संदेश आपके माध्यम से यही देना चाहते हैं कि सबसे पहले तो मैंने पहले ही कहा कि बनास गलियों का सहारा है। मैं पार्षद हूँ, मैं ये जानता हूँ कि मेरी जो बहनें हैं, माता जी हैं, उनको सबसे ज़्यादा अगर दिक्कत होती है तो पानी की होती है। कहीं पानी टाइम से नहीं पहुँचता है, और जहाँ पहुँचता है तो वहाँ दूषित जल आपूर्ति के कारण काफ़ी दिक्कतों का सामना पूरे परिवार को करना पड़ता है, लेकिन सबसे ज़्यादा गृहिणियों को करना पड़ता है। तो मेरी प्राथमिकता सीवर, पानी, सड़क, खड़ंजे के साथ साथ जो युवाओं की सुझाव आएंगे एजुकेशन को लेकर या नौकरी को लेकर, तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी की सरकार माननीय अखिलेश यादव जी को बनने जा रही है। मैं जिस भी जगह हूँ, चाहे अभी पार्षद हूँ, कोई भी मुझे कंप्लेन करता है कैंट विधानसभा के या शहर के किसी भी वार्ड से, तो मैं उसका निस्तारण कराने का कार्य करता हूँ। मेरी प्रायोरिटी होती है कि उनके कामों का निस्तारण करें। तो शिकायत, जैसे आपने कहा कि आप किस नज़रिए से देखते हैं और क्या करेंगे, तो करना तो हमको है, बताना हमारे कैंट विधानसभा की और इस शहर की जनता को है कि आप हारून अंसारी से कौन सी उम्मीदें रखे हैं और कौन से कार्य आप कहेंगे। निश्चित तौर पर आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में उनके बल पर जो भी विकास कार्य और जो भी उनकी समस्याएं होंगी उसको निस्तारण कराने का कार्य ये हारून अंसारी करेगा, माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, माननीय अखिलेश यादव जी के बल पर। तो देखा आप लोगों ने, आज हमारे साथ सपा नेता श्री हारून अंसारी जी जुड़े थे, जो कि अपनी तैयारियों के साथ सत्ता में आने को तैयार हैं। तो
ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि वो सत्ता में खबरों से जुड़े रहने के लिए रणमेरी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।